आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ऑफिस से छुट्टी होते ही मैंने अपना बाइक उठाया और घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। बाइक चलाते वक्त मैंने जब अपनी निगाहें हाथ घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 9 बजे का। लिहाजा हर रोज की तरह मेरी ऑफिस से छुट्टी 8 बजे तक हो जाया करती है, मगर आज थोड़ा काम होने के चलते मुझे निकलने में लेट हो गया। ऑफिस से मेरा घर लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर था, तो मुझे आने जाने में तकरीबन आधे घंटे का समय लगता था। खैर, करीबन आधा घंटा बाइक चलाने के बाद मैं अपने घर पहुंचा, तो घर पहुंचकर मैंने देखा कि सभी लोग काफी मायूस हैं। सभी लोगों को अचानक इतना मायूस देखकर मैंने अपनी माँ से इस मायूसी का कारण पूछा, तो माँ ने कहा, वो तुम्हारे चाचा जी की तबीयत काफी खराब है, अभी अभी वहां से कॉल आया था। ये सुनकर मैं भी काफी दुखी हो गया और सभी से बोला, आप लोग चिंता मत करिए, मैं कल चाचा जी के पास जाता हूँ। दरअसल मेरे चाचा जी हमारे यहाँ से काफी दूर एक शहर में काम किया करते हैं, जिस कारण बस वो ही भाड़े के घर में रहा करते थे। खैर, जिसके बाद मैंने कल निकलने की तैयारी शुरू कर दी। सारी तैयारी हो जाने के बाद सोने के लिए मैं अपने कमरे में चला गया, क्योंकि मेरी ट्रेन कल सुबह 10 बजे की थी, तो मुझे जल्दी उठकर ही घर से निकलना होगा। बिस्तर पर लेटने के कुछ देर बाद ही नींद ने मुझे कब अपने आगोश में ले लिया, पता ही नहीं चला। फिर मेरी आंख सुबह के 7 बजे खुली। उठकर तैयार होकर ठीक मैं 9 बजे तक अपने घर से मेरे नजदीकी स्टेशन जाने के लिए रवाना हो गया। नजदीकी स्टेशन मेरे घर से आधे घंटे की दूरी पर था, तो मैं आधा घंटा पैदल चलने के बाद स्टेशन पहुंचा। तो टिकट कटवाने पर मुझे पता चला कि मेरी ट्रेन 2 घंटा लेट चल रही है। ये खबर सुनकर गुस्से के मारे मेरा पूरा शरीर जलने लगा, मगर किया भी क्या जा सकता था, मुझे 2 घंटा इंतजार करना ही पड़ेगा। खैर, मैं चुपचाप प्लेटफॉर्म के एक बेंच पर जाकर बैठ गया। बैठे बैठे मुझे बस चाचा जी का ही टेंशन हो रहा था कि आखिर चाचा जी कैसे होंगे, क्योंकि कल से उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। करीबन 2 घंटा प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठकर गुजारने के बाद मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई। तो ट्रेन के लगते ही मैं बेंच से उठकर ट्रेन में जाकर बैठ गया। मेरे यहाँ से चाचा जी का शहर काफी दूर था, तो मुझे वहां पहुंचने में रात हो जाएगी। ऊपर से ट्रेन भी 2 घंटे लेट चल रही थी, जिस कारण लगभग रात के 10 तो बज ही जाएंगे। खैर, 5 मिनट बाद ट्रेन खुल गई और हम दोनों एक साथ अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगे। ट्रेन मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई थी, मगर जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई, ट्रेन में मुसाफिरों की संख्या कम होती चली गई। मेरे उतरने से एक स्टेशन पहले तक सिर्फ एक आध मुसाफिर ही बचे हुए थे। खैर, रात के 10 बजे मैं ट्रेन से उतरा, तो ट्रेन से उतरते ही आसपास के माहौल को देखकर मैं काफी हैरान हुआ, क्योंकि मुझे उस स्टेशन पर मेरे अलावा दूर दूर तक और कोई भी नहीं दिख रहा था। उस ट्रेन से भी उस स्टेशन पर उतरने वाला मैं अकेला ही मुसाफिर था। साथ ही साथ अंधेरे ने तो इस कदर उस स्टेशन को घेर रखा था कि मानो ये स्टेशन इस दुनिया में ही ना हो। खैर, मैं चलकर स्टेशन से बाहर निकला, तो बाहर का नजारा स्टेशन की तरह सुनसान ही था। यहाँ से मेरे चाचा जी का घर करीबन आधे घंटे की दूरी पर था, मगर इतनी रात गए कोई सवारी ना मिलने के कारण मुझे वहां तक चलकर पैदल ही जाना पड़ेगा। तो मैं खड़े खड़े और समय जाया ना करके चाचा जी के घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। रास्ता पूरी तरह से घुप अंधेरे और खामोशी में डूबा हुआ था। साथ ही साथ बीच बीच में आ रही
रात कीड़ों की आवाजें इस माहौल को और भी ज्यादा वीरान बना रही थी। खैर मैं डरता तो था नहीं, जिस कारण मैं तेज तेज कदमों से घर की तरफ आगे बढ़े जा रहा था। रास्ता इतना सुनसान था कि मेरे पैदल चलने की आवाज भी मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। खैर कुछ देर पैदल चलने के बाद मैं चाचा जी के घर के करीब पहुंचा, तो वहां पहुंचकर मैंने देखा कि चाचा जी घर के बाहर टहल रहे हैं। तो उन्हें इतनी रात गए इस तरह टहलता देख मुझे काफी हैरानी हुई, मगर काफी अच्छा भी लगा कि चलो चाचा जी ठीक तो हैं। मन ही मन खुश होते हुए मैं चलकर चाचा जी के पास पहुंचा, तो चाचा जी मुझे देखकर एकटक घूरने लगे। इस पर मैंने चाचा जी से कहा, चाचा जी आप ठीक तो है ना? इस पर कुछ देर तक तो चाचा जी चुप थे, फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोले, हाँ मेरी तबीयत काफी खराब थी, मगर अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। जिसके बाद मैं और चाचा जी बातें करने लगे, मगर बात करते वक्त मेरे जहन में एक सवाल उमड़ा कि आखिर चाचा जी मुझे घर के अंदर जाने के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं। ऐसे ही कुछ देर खड़े खड़े बातें करने के बाद जब चाचा जी ने मुझे घर के अंदर जाने के लिए नहीं बोला, तो मैंने चाचा जी से कहा, चाचा जी आप मुझे घर के अंदर लेकर नहीं जाएंगे? इस पर चाचा जी एकदम से चुप हो गए और एकटक मेरी तरफ देखने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है कि तभी अचानक चाचा जी मुझे देखते हुए रोने लगे। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है और चाचा जी रो क्यों रहे हैं। मेरे पूछने पर चाचा जी ने कुछ बताया नहीं, बस मेरी बात टाल दी। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाऊं कि तभी चाचा जी ने कहा, उत्तम तुम घर के अंदर जाओ, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर चाचा जी दूसरी तरफ जाने लगे। मैं भी कुछ ना सोचकर घर के अंदर जाने लगा, मगर मुझे कहां पता था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। चाचा जी के वहां से चले जाने के बाद मैं जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ तो मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई और मेरा पूरा सर घूमने लगा, क्योंकि उस समय अंदर नजारा देखकर मेरे क्या किसी के भी होश उड़ जाते, क्योंकि अंदर जमीन पर मेरे चाचा जी पड़े हुए थे। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो चाचा जी बाहर थे, अभी अंदर कैसे आ सकते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। खैर हिम्मत जुटाकर जमीन पर पड़े हुए चाचा जी के पास गया, तो पास पहुंचकर मैंने देखा कि उनके शरीर में कोई भी हलचल नहीं हो रही। अब मैं काफी घबरा गया था, जिसके बाद मैंने उनके हाथ को पकड़ा और उनकी नब्ज चेक करने की कोशिश की। तो मैंने जैसे ही उनकी नब्ज चेक किया तो डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि चाचा जी अब इस दुनिया में नहीं थे। और मुझे ये भी समझ आ गया कि बाहर जो मुझसे मिले थे वो मेरे चाचा जी नहीं, बल्कि उनकी आत्मा थी। चाचा जी तो काफी पहले ही मर चुके थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। दोस्तों, वो तारीख थी 11 अगस्त साल 2015 की, जब शाम को मुझे मेरे दोस्त प्रतीक का कॉल आया। मैंने फोन उठाया तब उसने कहा, यार सुनना, मम्मी पापा आज बाहर गए हैं और तू तो जानता है कि मैं रात भर अकेले नहीं रह सकता। अगर आज रात तू मेरे यहाँ रुक जाएगा तो कोई दिक्कत है क्या? प्रतीक की सारी बात सुनकर मैं बोला, अरे कोई नहीं, आ जाऊंगा। बोल कितने बजे आना है? इस पर प्रतीक ने कहा, जब तेरा मन करे, बस रात 9 बजे से पहले आ जाना। और इतना कहकर प्रतीक ने फोन रख दिया। खैर मैं जल्दी जल्दी काम निपटाने लगा ताकि जल्द से जल्द प्रतीक के घर पहुंच सकूं और सारा काम निपटाकर
तकरीबन 8:30 बजे तक अपनी मोटरसाइकिल से प्रतीक के घर की ओर निकल गया। आसमान में काले बादलों का जमावड़ा देखकर मैं बाइक को तेजी से भगाने पर मजबूर था, क्योंकि बारिश किसी भी वक्त आ सकती थी और इस बार तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान आएगा। खैर, कुछ देर बाद मैं प्रतीक के घर पहुंचा। प्रतीक का घर काफी अजीब सी जगह पर था। आसपास ना तो वहां कोई दूसरा घर था और ना ही कोई दुकान, जिस पर मैंने मन ही मन कहा, अब पता चला साले को इतना बड़ा घर सस्ते में क्यों मिल गया। मेरी बाइक की आवाज सुनकर प्रतीक ने दरवाजा खोला। मैंने बाइक को घर की बाउंड्री के अंदर एक शेड के नीचे रख दिया, ताकि अगर बारिश हो भी तो मेरी बाइक भीगे नहीं, और बाइक रखकर हम दोनों अंदर दाखिल हुए। प्रतीक का घर सच में काफी बड़ा था, और इतने बड़े घर में अकेले प्रतीक तो क्या, कोई भी डर जाएगा। खैर, अभी मैं अपनी आंखें फाड़कर उस घर को निहार ही रहा था कि प्रतीक बोला, चल मेरे कमरे में, खाना मैंने बाहर से ही मंगवा लिया था, चल वही खाते हैं। प्रतीक के बोलते ही हम दोनों उसके कमरे की तरफ जाने लगे। फिर उसके कमरे में जाकर हमने कुछ देर बातें की, और बातों ही बातों में मैंने प्रतीक से पूछा, यार तेरा इतना बड़ा घर है, तुम लोग एक वॉचमैन क्यों नहीं रख लेते हो? जिस पर प्रतीक ने अपनी पेशानी की लकीरों को चढ़ाते हुए कहा, हमने एक बार नहीं बल्कि 3 बार वॉचमैन रखा था, मगर सबने 2 दिन में नौकरी छोड़ दी। वो सब हमारे घर के पीछे जो कब। ये बोलते बोलते प्रतीक रुक गया। उसकी आधी अधूरी बात सुनकर मैं बोला, क्या क्या घर से थोड़ी दूरी पर क्या है? इस पर प्रतीक विषय बदलते हुए बोला, छोड़ना वो सब, चल खाना खाते हैं और सो जाते हैं, बहुत तेज बारिश आएगी लगता है, बाकी बात मैं कल सुबह बता दूंगा। फिर मैं और प्रतीक खाना खाने लगे। खाने का पहला निवाला अभी मेरे गले से नीचे उतरा भी नहीं था कि तेज हवाओं के चलते कमरे की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। बाहर तूफान और बारिश दोनों ही शुरू हो चुकी थी। खाते खाते मैं उठा और खिड़की की ओर बढ़ने लगा। तभी मुझे किसी आदमी की चीख सुनाई पड़ी। मैं प्रतीक की ओर पलटा और बोला, यार शायद कोई चिल्ला रहा है। इस पर प्रतीक ने दीवार में टंगी घड़ी की ओर देखा। तब रात के 9 बज रहे थे और फिर वो बोला, ना ना तेरे कान बज रहे हैं, खिड़की बंद कर और आ जा यहाँ। मुझे भी लगा शायद ऐसा ही कुछ होगा, लिहाजा मैंने खिड़की बंद किया। खाना खाकर कुछ देर और हमने बातें की। फिर बिस्तर पर लेटे लेटे ही मैं कब सो गया कुछ याद नहीं। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे कानों में वही चीख गूंज रही थी जिसे मैंने खिड़की बंद करते वक्त सुना था। मैं झट से उठकर बैठ गया और कमरे के चारों तरफ देखने लगा। हैरत की बात तो ये कि रूम की सारी खिड़कियां बंद होने के बावजूद भी वो आवाज मुझे साफ तौर पर सुनाई दे रही थी। मैंने प्रतीक की ओर देखा तो वो गहरी नींद में था, और प्रतीक को देखने के दौरान ही मेरी नज़र तकिए के बीच में रखी बैटरी टॉर्च पर गई। मैंने वो टॉर्च उठाया और प्रतीक के कमरे से होकर घर से बाहर निकलने लगा, ये पता लगाने के इरादे से कि आखिर ये आवाज़ है किसकी और कहाँ से आ रही है। मैं जब घर से बाहर निकला तो तब तक बारिश और तूफान दोनों ही थम चुके थे, मगर वो चीखने की आवाज़ और तेज हो गई। लिहाजा मैं टॉर्च को आगे रखकर और उस आवाज़ को सुनते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। आसपास सिवाय मेरे और कोई इंसान नहीं था। मेरी कदमों के अलावा सिर्फ रात कीड़ों की आवाज़ ही थी उस रास्ते पर। उस आवाज़ का पीछा करते करते मैं प्रतीक के घर से थोड़ा दूर आ चुका था
तभी चलते चलते मेरे कदम एकदम से ठहर गए, क्योंकि वो आवाज एकदम तेज हो चुकी थी। इसका मतलब था कि आवाज यहीं कहीं से आ रही है। आसपास देखा तो पाया कि मेरी दाईं ओर एक पुराना सा कब्रिस्तान है, जिसकी दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थी। अभी मैं उस कब्रिस्तान में जाने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं झट से पीछे मुड़ा तो प्रतीक था। तभी मैंने कहा, हो तू है? पर तू तो सो रहा था ना। इस पर प्रतीक बोला, वो सब छोड़, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी छानबीन वाली आदत गई नहीं अभी तक? यहाँ रुकना ठीक नहीं है, चल घर चल। इस पर मैंने बोला, रुकना, यहाँ तक आ गए तो देखते हैं कि आवाज है किसकी। जिस पर प्रतीक ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, अबे तू पागल है क्या? तुझे इस कब्रिस्तान के बारे में भी पता नहीं है, इसलिए तू ऐसा बोल रहा है। पहले पहले तो प्रतीक अंदर ना जाने की जिद पर अड़ा रहा, मगर जब मैंने जिद पकड़ी अंदर जाने की तो उसे झुकना ही पड़ा। फिर मैं और प्रतीक कब्रिस्तान की उस टूटी हुई दीवार को फान कर अंदर दाखिल हुए। तो जैसे ही हमने कब्रिस्तान के अंदर पैर रखा कि वो चीखने की आवाज और भी तेज हो गई। खैर मैं और प्रतीक आगे बढ़ते रहे। चूंकि वो कब्रिस्तान काफी पुराना था, इसलिए कहाँ कब्र है और कहाँ जमीन उतना समझ नहीं आ रहा था। अभी हम लोग थोड़ा भीतर गए ही थे कि अचानक ही मुझे ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने मेरा दाहिना पैर पकड़ कर रखा हो, क्योंकि मैं चलने के लिए अपना दाहिना पैर उठा नहीं पा रहा था। मैंने जब अपने पैर की ओर देखा तो मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई, क्योंकि जमीन से निकले एक हाथ ने मेरा पैर पकड़ रखा था। मैंने एक झटके से अपना पैर छुड़ाया, जिस पर प्रतीक ने कहा, संभल कर चल, किसी कब्र में मत चढ़ जाना, देखा ना ये कब्रिस्तान कितना खतरनाक है। अब मैं भी समझ गया था कि यहाँ सब कुछ गड़बड़ है, मगर मैं डरा नहीं और प्रतीक के साथ आगे बढ़ता रहा। अभी हम लोग उस जगह से थोड़ा आगे गए ही थे कि तभी मेरी नज़र पास ही में मिट्टी के टीले पर बैठे एक आदमी पर गई, जो कि अपना सिर झुकाए जोर जोर से रोए जा रहा था। उसकी चीख इतनी दर्दनाक और कर्कश थी कि मैं चुप नहीं रह पाया। अरे भाई साहब, क्यों रो रहे हैं आप? और इतनी रात को कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं आप? जिस पर उस आदमी ने कहा, मुझे अपने घर ले चलो। और ये बोलते हुए जैसे ही उस आदमी ने अपना चेहरा उठाया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसका चेहरा पूरा सड़ा हुआ था, जिससे मांस लटक रहा था। ये सब देखकर मैं और प्रतीक वहां रुक नहीं पाए और हमने घर की ओर दौड़ लगा दी। कुछ देर ऐसे ही भागने के बाद प्रतीक ने कहा, ठीक है, वो कब्रिस्तान से बाहर नहीं आ पाएगा। देखा, मैंने कहा था ना, वो कब्रिस्तान भूतिया है और वहां से चीखने की आवाजें आती रहती हैं। चल ठीक है, तू डर मत। प्रतीक की सारी बात तो मुझे समझ आ गई, मगर एक बात अभी भी खटकती रही कि आखिर प्रतीक इतना हिम्मत वाला कब से हो गया। खैर कुछ ही देर में हम लोग प्रतीक के घर के दरवाजे पर थे। इससे पहले कि हम दोनों अंदर दाखिल होते हैं, प्रतीक ने कहा, तू चल, मैं 5 मिनट में आता हूँ। इस पर मैं बोला, कहाँ जा रहा है? इस पर उसने फिर से मुझे अंदर जाने को कहा, लिहाजा मैं अंदर चला गया। मगर जैसे ही मैंने प्रतीक के कमरे में जाने के लिए दरवाजा खोला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि प्रतीक बेड पर आराम से सोया हुआ था। मगर ये कैसे हो सकता था? और आज भी ये सोचकर मेरी रूह कांप जाती है कि अगर उस रात मेरे साथ प्रतीक नहीं था तो वो था कौन? खैर अब प्रतीक दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी दीपक जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें।
तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।